राम राम भाई सभी को, जल्दी से जुड़ जाइए सभी बच्चे, फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक है, चलो। तो अब जानते हैं कि अब तक हम पीछे की जो क्लासेस थी हमारी, अभी हमने 2 क्लासेस करी है। ठीक है, और अभी हम इंग्लिश का जो बेसिक है ना, अभी हम बेसिक को ही क्लियर कर रहे हैं ताकि आगे जब हम एडवांस कॉन्सेप्ट को पढ़ें तो वहां पे हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए। तो आज हमारी क्लास नंबर 3 है और आज हम जो कल हमने एडजेक्टिव तक देख लिया था, नाउन प्रोनाउन हमने पढ़ लिया, एडजेक्टिव हमने पढ़ लिया। आज हम थोड़ा एडवर्ब के बारे में जानेंगे और थोड़ा एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी एक क्लास और बेसिक की होगी, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम जो है अपने टॉपिक वाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून, राम राम, सत श्री अकाल, जितने भी बच्चे हैं। चलिए करते हैं शुरू। एक बात और मुझे बता दो, सभी बच्चों को समझ में तो आ रहा है ना? जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो भी मैं आपको करा रहा हूं, सारी चीजें आपको समझ में आ रही है ना? ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज आपके दिमाग के ऊपर से चली गई हो, हैं? ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपके दिमाग के ऊपर से कोई चीज जा रही है तो इसका मतलब है कि आप जो चीज मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं उसको घर पे जाके रिवाइज नहीं कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। इतने आसान भाषा में मैं आपको सारी चीजें करा रहा हूं ताकि सारी चीजें हर एक बच्चे को समझ में आए, चाहे वो ऐसा बच्चा ही क्यों ना हो जिसने आज तक इंग्लिश नहीं पढ़ी। मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। ठीक है, जिसने कुछ भी नहीं आता ना इंग्लिश में, वो भी धीरे धीरे इंग्लिश में स्टार्ट हो जाएगा जो है समझना। ठीक है, चलिए। तो आज क्लास नंबर 3 है। कल की जो क्लास थी उसमें हमने क्या सीखा था? कल की क्लास में हमने एडजेक्टिव के बारे में सीखा था। ठीक है, कि भाई एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे इसको पहचानते हैं। तो क्या क्या चीज हमने देखी थी एडजेक्टिव में, छोटा सा रिवीजन करते हैं। क्या क्या देखा था? हमने देखा था कि अगर कोई ऐसी चीज है, जैसे कोई नाउन है, अगर कोई ऐसा वर्ड है जो नाउन के कलर के बारे में बता रहा है कि वो लाल है, पीली है, नीली है, रेड है, येलो है, जो भी है। ठीक है, तो कलर के बारे में बताने वाले शब्द क्या थे? एडजेक्टिव थे। हमने देखा था किसी की शेप के बारे में जो चीजें बता रही थी। शेप का मतलब होता है आकृति, उसकी बनावट कैसी है चीज की। जैसे मैंने कल टेबल का एग्जांपल लिया था, कोई टेबल ऐसे गोलाई में होती है, सर्कुलर होती है, कोई राउंडेड होती है, चौकोर जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब ये क्या है? ये किसी नाउन की क्वालिटी है। तो कोई चीज का कलर कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं हमने पढ़ी थी कल हमने एडजेक्टिव तक खत्म कर लिया था। अब हम थोड़ा इसके अपर वर्जन में चलते हैं, एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब भी इसी के जैसा है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई अलग है। एडवर्ब भी आपका सेम टू सेम यही है। ठीक है, चलो एडवर्ब के बारे में सीखेंगे थोड़ा सा। इसको मेरे हिसाब से लिखने की भी जरूरत नहीं, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, चलो। एडवर्ब क्या है? देखो, कल मैंने एक चीज लिखी थी। क्या लिखी थी मैंने कल? मैंने लिखा था, रीना के बारे में एग्जांपल लिया था। रीना इज अ ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने बोला रीना जो है वो क्या है? एक ब्यूटीफुल गर्ल है, यानी कि एक सुंदर लड़की है। फिर मैंने बोला रीना रन्स फास्ट। यहां पे मैंने क्या बोला है कि रीना जो है वो तेज दौड़ती है। ठीक है, फिर मैं एक सेंटेंस और लेता हूं। अब उसमें मैं क्या बोलूंगा? उसमें मैं बोलूंगा सोनू इज स्मार्ट। मैंने बोला सोनू इज स्मार्ट। ये मैंने 3 सेंटेंसेस बोले। इन सेंटेंसेस में आप आसानी से अपना जो एडजेक्टिव है उसको पहचान सकते हैं जहां जहां पे है। जैसे पहला वाला है, इसमें जो गर्ल है मैंने कल बताया था, ये क्या है? ये आपकी नाउन है। और ये जो नाउन है, नाउन के बारे में जो विशेषता बताते हैं शब्द, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो ये कौन हो जाएगा आपका? ब्यूटीफुल जो है आपका एडजेक्टिव है, कल हमने देखा था। ठीक है, अब मुझसे ना, मैंने किसी व्यक्ति को बोला कि पता है जो रीना है ना वो बहुत सुंदर लड़की है। मैंने क्या बोला? रीना ना सुंदर लड़की है। उसने बोला अच्छा, सुंदर तो सब होते हैं। उसने फिर मुझसे पूछा ये बता सुंदर कितनी है, ज्यादा सुंदर है या ऐसी नॉर्मल सुंदर जैसे सब होते हैं? उसने मुझसे क्या बोला? ज्यादा सुंदर है या नॉर्मल है, यानी कि कम सुंदर है। तो मैंने बोला ज्यादा सुंदर है। और जब मैं इसमें बोलूंगा ज्यादा सुंदर है तो मैं इसमें क्या लगाने वाला हूं? फिर बताओ। जब मैं इसमें बोलूंगा कि भाई वो जो रीना है ना वो ज्यादा सुंदर है, फिर मैं इसमें क्या लगाऊंगा? फिर इसमें मैं लगाऊंगा वेरी। क्या लगाऊंगा? वेरी लगाऊंगा। ठीक है, तो रीना इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। फिर मैंने क्या ऐड किया? वेरी ऐड किया। अब ये वेरी बता किसके बारे में रहा है? ये गर्ल के बारे में बता रहा है क्या? वेरी गर्ल नहीं, ये किसके बारे में बता रहा है? ये ब्यूटीफुल के बारे में बता रहा है। ये बता रहा है सुंदर के बारे में। वेरी का मतलब होता है बहुत, तो इसने बोला बहुत सुंदर। ये ऐसे थोड़ी बोल रहा है, ये गर्ल के बारे में थोड़ी बता रहा है, बहुत लड़की, ऐसे थोड़ी बता रहा है।
इसके बारे में तो बता ही नहीं रहा। लड़की क्या है, ये नाउन है, यानी कि ये जो शब्द है ये गर्ल के बारे में नहीं बता रहा, ये नाउन के बारे में नहीं बता रहा है, ये इसके बारे में बता रहा है। और ये क्या था, हमारा एडजेक्टिव है। ये कौन है, एडजेक्टिव, यानी कि ये जो बहुत है ये एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है कि भाई वो बहुत सुंदर है। तो ये जो शब्द है ये कौन सा है, जो एडजेक्टिव को भी बता रहा है आपके, ठीक है। ये कौन सा, ये जो शब्द है कौन सा है, जो एडजेक्टिव को भी बता रहा है। अभी देखो आगे यहां पे लिख दिया। एक और देखो, जैसे हम बोलते हैं ना वो तो यार बहुत स्मार्ट है, वेरी स्मार्ट, ऐसे भी लिखते हैं ना वेरी स्मार्ट। तो स्मार्ट क्या था, स्मार्ट तो एडजेक्टिव था, ठीक है। और वेरी आपका फिर से आ गया। एक हम लिखते हैं कि वो लंबा है, टॉल। भाई जैसे एक नॉर्मल हाइट होती है लड़कों की 5 फुट 6 इंच 7 इंच 8 इंच के आसपास, लेकिन वो भैया 8 इंच से भी ऊपर चला गया, 5 फुट 10 इंच हो गया, 11 इंच हो गया, पूरा 6 फुट का ही हो गया, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, वेरी टॉल, ठीक है। भाई बहुत लंबा है वो। ये टॉल क्या है, ये एडजेक्टिव है और इसके आगे हमने वेरी लगा दिया। तो वेरी क्या कर रहा है, चीज को और अच्छे से डिफाइन कर रहा है कि भाई है तो लंबा तो है, लेकिन कितना लंबा है, बहुत लंबा है, ठीक है। तो ये जो शब्द है ये वेरी, ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव के बारे में और ज्यादा हमें डिटेल दे रहा है, उसकी क्वालिटी के बारे में और ज्यादा डिटेल दे रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे शब्दों को एडवर्ब बोलते हैं। अब यहां पे अपनी कॉपी में जहां पे भी आप नोट्स बनाओगे लिख लेना, ये जो एडवर्ब है, ये जो एडवर्ब है ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, अभी हमने देखा एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एडजेक्टिव में क्या कर रहा है, इसकी विशेषता को और ज्यादा थोड़ा अच्छे से बता रहा है, ठीक है। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब देखो आगे दूसरा सेंटेंस हमें क्या सिखाता है, ये बोल रहा है रीना रन्स फास्ट। रीना क्या है, किसी का नाम है, नाम है तो नाउन है, और ये आगे लगा हुआ है तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट भी है, ठीक है, और नाउन भी है, क्योंकि सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन का ही होता है, कल आपको मैंने बता दिया था। रन क्या है, रन में मैंने SEIS लगा दिया। रन का मतलब होता है दौड़ना, दौड़ना कोई काम करना होता है, तो ये आपकी वर्ब है। क्या है, वर्ब है। अब यहां पे लिखा हुआ है फास्ट। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये रीना फास्ट है या दौड़ती फास्ट है। रन का मतलब होता है दौड़ना, ठीक है, दौड़ना। इसकी हिंदी है रीना तेज दौड़ती है। तो रीना तेज है या दौड़ती तेज है, दौड़ती तेज है। ये वर्ब क्या है, रन्स। तो यानी कि ये जो फास्ट है ये किसके लिए इस्तेमाल किया है हमने, ये हमने किया है किसके लिए, रीना जो दौड़ती है ना, इसके एक्शन को बताने के लिए कि भाई दौड़ती है। जैसे आप किसी को बोल रहे हैं, पता है रीना ना दौड़ती है, आप बोल रहे हैं अच्छा कैसा दौड़ती है, तेज दौड़ती है या धीरे दौड़ती है, उसने बोला तेज दौड़ती है, भाई फास्ट दौड़ती है, ठीक है। तो ये जो फास्ट आया है अब इस बार किसके लिए आया है, वर्ब के लिए। रन वर्ब है तो वर्ब के लिए आ गया, यानी कि ये जो एडवर्ब है और किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, वर्ब के लिए। देखो एडजेक्टिव हमारा सिर्फ दो ही चीजों के लिए इस्तेमाल हुआ था, एक था हमारा नाउन और एक था हमारा प्रोनाउन। लेकिन जो एडवर्ब है वो खुद एडजेक्टिव के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और वर्ब के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। ये नाउन और प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव के बारे में अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप ये लिख सकते हैं कि एडजेक्टिव जो है वो, ये एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब, एडवर्ब के बारे में डेफिनेशन लिखनी है तो ये लिख सकते हैं कि एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव और वर्ब और इसके अलावा नाउन प्रोनाउन को छोड़कर जितनी भी चीजें बच जाती है ना, इंग्लिश में जितने भी कॉन्सेप्ट आपके बच रहे हैं उन सब की विशेषता के बारे में आपको बता देगा, ठीक है। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल जिसको पहली क्लास के बच्चे पढ़ते हैं नर्सरी में, ठीक है, और पहली क्लास में मैडम को सुना भी देते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल है उन बच्चों के लिए जिनको एडवर्ब के बारे में पता ही नहीं थे एडवर्ब करता क्या है। अब जैसे हमारा क्या था, जैसे हमारा एडजेक्टिव था ना, बहुत सारी चीजों के बारे में बता रहा था, ऐसे ही हमारा जो एडवर्ब है, ऐसे ही हमारा जो एडवर्ब है ये भी हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है। एडजेक्टिव जैसे कलर के बारे में, शेप के बारे में, क्वालिटी के बारे में, है ना, किस तरह का मटेरियल है उसके बारे में बता रहा था। इसी तरह से एडवर्ब भी हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है। अब देखो कौन कौन सी चीजें हैं। जब हम अपने सेंटेंस में किसी प्लेस को देखते हैं, प्लेस यानी जगह, जब हम सेंटेंस में किसी जगह के बारे में देखते हैं वहां पे एडवर्ब होता है। जगह कैसी, एग्जांपल के लिए मैंने बोला, देखो मैंने बोला ही इज एट होम। होम क्या है, घर है हमारा, और घर तो हमारी एक जगह है। लेकिन सर आपने बोला था कि ये होम जो है ये तो किसी चीज का नाम है, जैसे हमारा घर है, घर का नाम है होम, तो ये सर नाउन है। हाँ ये क्या है, एक तरह से आप इसको नाउन बोल सकते हैं। लेकिन अब देखो ये जगह कैसे बनेगी। यदि हम सिर्फ और सिर्फ, एक बात ध्यान रखना, अब ध्यान से सुनना, ही पे कंफ्यूज होती है, एडवर्ब बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। जब हम सिर्फ होम का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ होम का,
तो ये नाउन हो जाएगा एक तरह से। जब हम सिर्फ किसका इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हमने कोई भी और जगह ले ली, दिल्ली, दिल्ली ले ली हमने, ठीक है। जब हम दिल्ली का इस्तेमाल करेंगे तो ये नाउन है। हमने हरियाणा का इस्तेमाल किया, हरियाणा वर्ड का इस्तेमाल किया तो ये नाउन है। आपके गांव में कोई बस स्टैंड है, जब हम खाली बस स्टैंड का नाम लेंगे, जब हम खाली बस स्टैंड का नाम लेंगे तो ये नाउन है। अगर सिर्फ हम इनका नाम ले रहे हैं तो ये नाउन है। लेकिन जब मैं इनके साथ एक प्रीपोजिशन ऐड कर दूंगा, अब मैं इनके साथ एक प्रीपोजिशन ऐड करने वाला हूं, जैसे यहां पे मैंने ऐड करी थी एट, अब यहीं पे मैं इसके साथ लिख देता हूं एट होम। अब मैं यहां पे लिख देता हूं इन दिल्ली, यहां पे मैं लिख देता हूं इन हरियाणा, यहां पे मैं लिख देता हूं एट बस स्टैंड, ठीक है। ये प्रीपोजिशन कैसे लगती है आगे बताऊंगा। जैसे ही मैंने इन नाउन के साथ ये प्रीपोजिशन ऐड करी, अब ये एक जगह बन गई। क्या बन गई, जगह, कि भाई वो कहां पे है, घर पर है। अब ये क्या बताएगा, घर पे। ये तो खाली घर था, देखो अगर मैं खाली होम को लिखता हूं तो ये खाली है घर, अगर मैं खाली दिल्ली को लिखता हूं तो ये है खाली दिल्ली। ये किसी चीज का नाम है, किसी जगह का नाम है। और हमने नाउन में क्या पढ़ा था, जो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जगह के बारे में नाम को बताता है, जो किसी जगह का नाम बताता है। ये सिर्फ जगह का नाम है, ये जगह नहीं है, अभी जगह बनेगी। हरियाणा जैसे हमने लिख दिया हरियाणा, ठीक है। बस स्टैंड हमने लिख दिया बस स्टैंड। अब देखो अब क्या होगा, ये सिर्फ अभी एक नाउन है, लेकिन जैसे ही मैंने लिखा घर में या फिर मैंने लिखा घर पर, अब ये एक जगह बन गई। जैसे मैंने लिखा दिल्ली में, जैसे मैंने लिखा हरियाणा में, जैसे मैंने लिखा बस स्टैंड पर, अब ये पूरी एक जगह बन गई। जब आप किसी ऐसी प्लेस के साथ, जगह के नाम के साथ आप प्रीपोजिशन देखोगे तो वो पूरा का पूरा जो है ना, वो क्या हो जाएगा, आपका एक तरह से एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। और वो ही आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस ऐसे है। अब यदि आगे जब मैं सेंटेंसेज लिखूंगा और वहां पे मैं लिखूंगा कि राहुल इज एट होम या फिर राहुल इज इन द स्कूल, तो जब मैं लिखूंगा ना इन द स्कूल, तो बीच में एक दा भी आ सकता है, इसके आप याद रखना, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा आपका एडवर्ब हो जाएगा। अगर अलग अलग देखेंगे, ये अलग से देखेंगे तो ये अलग से प्रीपोजिशन है, इसको अलग से देखेंगे तो नाउन है, लेकिन एक साथ पूरे कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो ये एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। अब देखो एक एग्जांपल और, ये है आप, ठीक है। ये कौन है, ये आप है, ठीक है। अब ये आपका नाम है राहुल, क्या है आपका नाम, राहुल है। अब देखो क्या है, कुछ लोग ना आपको, कुछ लोग आपको आपके घर में, आपका नाम राहुल बेशक है, कुछ लोग आपको आपके घर में कल्लू भी कहते होंगे अगर आपका रंग थोड़ा काला है, ठीक है। आपके यार दोस्त जो है उन्होंने आपके तरह तरह के अलग अलग नाम रख रखे होंगे, है ना, रख रखे होंगे, नहीं रख रखे होंगे, ठीक है। और आप जब अपने रिश्तेदारी में जाते हैं, आपके मामा के बुआ के लड़के ने अलग रख रखे होंगे, स्कूल में जाते हैं वहां पे आपके अलग नाम होंगे। तो ऐसे ही एक शब्द के सेंटेंस में जब वो अलग अलग चीजों के साथ जुड़ता है तो अलग अलग नाम हो सकते हैं। एक वर्ड के सेंटेंस में अलग अलग नाम हो सकते हैं। जैसे होम अकेला है तो नाउन, ये दिल्ली अकेला है तो नाउन है, हरियाणा अकेला है तो नाउन है। लेकिन जब इनके साथ हमने प्रीपोजिशन को लगाया और पूरे को एक साथ देखा तो फिर हमने इसको एडवर्ब कह दिया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऐसे ही आपके जैसे नाम है, ऐसे ही ये जो शब्द है ना, ये भी अपने नाम बदलते हैं अपने मित्रों के साथ। ये इनके मित्र हैं, मित्रों के साथ आपके अलग अलग नाम मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो एडवर्ब यहां तक सभी को क्लियर है भाई, बताओ जल्दी से। सर बोर्ड ब्लैक कर दीजिए। भाई ब्लैक अगर बोर्ड में करता हूं ना तो ये पीछे की जितना भी कमरे में सामान रखा हुआ है ना, सब कुछ दिख जाता है, तो फिर वहां पे बच्चों का फोकस उस पर ही रहेगा जो दिख रहा है। ये इतना बुरा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है सब कुछ मेरे हिसाब से, तो ठीक है, ज्यादा ब्लैक करने की जरूरत नहीं है इसको। अगर आपको क्लियर ना दिखे, ये आंखों की आदत मत बनाओ कि आपको ब्लैक पे ही पढ़ना है। पहले बच्चे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते थे, वो जो डस्टर से मिटाते हैं उस पे, हैं। शुक्र करो आपके लिए अब डिजिटल बोर्ड तो आ गए हैं दुनिया में, ये डिजिटल बोर्ड में साफ साफ आपको दिख रहा है, वरना पहले मैं इन सबको मिटाता है ऐसे रगड़ रगड़ के और फिर आपको आगे पढ़ाता, ठीक है। तो इसकी आदत मत डालो, जैसा दिख रहा है आपको सही दिख रहा है। क्लियर है भाई सभी को, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। तो एडवर्ब और प्लेस आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल 100%। आगे जब भी मैं पूछूं, कोई भी ऐसा बच्चा ना मिल जाए जो ये बोले कि सर ये क्या लिख दिया, तो हमारे समझ में नहीं आया है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक होता है जो एडवर्ब होता है, वो हमें बताता है टाइम के बारे में। किसके बारे में, टाइम के बारे में। टाइम को बताने वाले जितने भी शब्द हैं वो सब के सब एडवर्ब ही कहलाते हैं। जैसे कि मैंने बोला यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे माने बीता हुआ कल। आधो को तो ये भी नहीं पता होगा यस्टरडे कहते किससे, है ना। जैसे हो गया टुडे, टुडे यानी आज। जैसे होगा टुमारो,
टुमारो यानी आने वाला कल। अच्छा मुझे कोई बच्चा बता सकता है, मैं देखता हूं आपको कितनी आती है। देखो ये यस्टरडे तो हो गया बीता कल, बीता कल, बीता हुआ कल। टुडे का मतलब हो गया हिंदी में आज, ठीक है। टुमारो का मतलब हो गया आने वाला कल, आने वाला कल। टुमारो का मतलब क्या हो गया, आने वाला कल हो गया, ठीक है। अब मुझे कोई बता सकता है कि बीते हुए परसों को क्या कहेंगे, जो परसों बीत गया, यस्टरडे से जो पहला दिन था, और आने वाले परसों को क्या कहेंगे, बताओ जल्दी से। आने वाला परसों। अब ये मत सोचना सर आप परसों बोल रहे हो, अगली वीडियो में तरसों पूछोगे, बस यही बता दो, आगे नहीं पूछूंगा। बताओ अगर किसी को पता हो, बीते हुआ जो यस्टरडे से पहला दिन था, बीता हुआ परसों जो था, उसको क्या बोलते हैं, और जो आने वाला परसों है, टुमारो के बाद जो आएगा, उसको क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से। टुमारो विल बी हॉलीडे, माय फेवरेट सेंटेंस। अच्छा छुट्टी तो भाई सबको ही पसंद है, बताओ भाई जल्दी से। डे आफ्टर यस्टरडे, भाई आफ्टर या बिफोर, ये आफ्टर आएगा बिफोर। आफ्टर और बिफोर में भी नहीं, आपको अंतर नहीं पता क्या। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बाद में यानी कि आगे, ये आगे की तरफ जाता है। एक होता है बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले। तो आपने बोला डे आफ्टर यस्टरडे, डे आफ्टर यस्टरडे तो ये टुडे हो गया, आज हो गया। आप आज की बात कर रहे हैं क्या, मैंने तो पीछे का बोला है पीछे का बताओ, बताओ भाई जल्दी से सभी। डे आफ्टर टुमारो, लास्ट यस्टरडे, भाई वाह। रावण भगत, ये कौन है सर, प्रीवियस डे, भाई क्या बोल रहे हो सबके सब। आ जाओ देखो सिखाता हूं आपको। आपके रिश्तेदारी में ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसको इंग्लिश आती होगी, मतलब आपके मामा, मौसा जी, फूफा जी, बुआ जी, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा। और वो आपसे जरूर पूछेगा किसी ना किसी दिन, बता परसों को क्या कहते हैं, और आप भाग जाओगे वहां से, है ना। लेकिन आज के बाद नहीं भागोगे। अब देखो क्या कहते हैं, बीते हुए परसों, यानी कि ये जो यस्टरडे ना, इससे पहला दिन, तो कैसे बोलेंगे, द डे बिफोर यस्टरडे। वैसे इनको ओवरमोरो, टुमारो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स भी आ गए हैं, लेकिन अभी आप इसको सीखो, वो भी याद करने की जरूरत नहीं है। यानी कि यस्टरडे से भी पहला दिन परसों हो गया, आने वाला परसों, तो कैसे बोलेंगे, द डे आफ्टर टुमारो। टुमारो के बाद, आने वाले कल के बाद का जो दिन है, द डे आफ्टर टुमारो, ऐसे होगा, ठीक है। हो गया क्लियर। चलो, तो ये जो शब्द अगर आपको सेंटेंस में दिखाई देते हैं ना, तो ये जो शब्द हैं ये क्या हैं, ये शब्द आपके एडवर्ब की तरह काम करेंगे। अब देखो कैसे सेंटेंस मिलेगा देखने को। सेंटेंस लिखो भाई, जैसे कि मैंने बोला ही विल। अब देखो आपको सेंटेंस में ना, अब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी जो मैं लिख रहा हूं। देखो, ही विल कम टुमारो, ही विल कम टुमारो, ठीक है। अब देखो आपको सारी चीजें क्लियर है, एक भी ऐसा शब्द नहीं जो आपको पता ना हो। आपको ही का पता है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ साथ ये क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि नाम तो नहीं है और नाम की जगह हमने ही का इस्तेमाल किया, ये प्रोनाउन है, ये भी क्लियर है। ये क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, ये भी हमारी वर्ब है, मेन वर्ब जिसको बोलते हैं। टुमारो क्या है, आधे बच्चों को आज तक ये नहीं पता होगा टुमारो क्या है, लेकिन आज के बाद कभी मत बोलना, ठीक है। जिस तरह से मैं इंग्लिश आपको पढ़ा रहा हूं ना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, किताब में तो कभी मिलेगी नहीं, भूल जाना। कोई किताब भी आती है ऐसी जो ऐसे पढ़ा दे, नहीं मिलेगी, ठीक है। वही पुराना घिसा पिटा करोड़ों साल पुराना कॉन्सेप्ट है उसमें। तो ये टुमारो क्या है, अभी मैंने बताया क्या है, आपका एक तरह से एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए, ही विल कम टुमारो, भाई वेरी गुड। चलो, ये क्लियर है ना, टाइम को बताने वाली। इसी तरह से देखो, सबको तो नहीं लिखूंगा, जब मैं एडवर्ब को पढ़ाऊंगा ना अच्छे से, तब वहां पे सारी चीज आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपका बेस बना रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। देखो, इसी तरह से अभी हमने क्या देखा, प्लेस को बताने वाले शब्द। किसी जगह के बारे में जितने भी शब्द बात करेंगे, वो सभी के सभी शब्द एडवर्ब होंगे, बस उनके साथ आगे वो आना चाहिए, क्या, ये प्रीपोजिशन आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। ये प्रीपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जो दो शब्द है ना, हेयर और देयर, ये बहुत देखे होंगे आपने, है ना, कम हेयर गो देयर, ये ऐसे आपने देखे होंगे। ये भी तो जगह को बताते हैं, हेयर माने यहां और देयर माने वहां, तो जगह को ही तो बता रहे हैं। तो ये भी क्या है, आपके प्लेस को बताने वाले, जगह को बताने वाले शब्द हैं। टाइम, टाइम को जो बताने वाले शब्द हैं, अभी आपको बताया था, यस्टरडे हो गया, टुमारो हो गया, टुडे हो गया। नाउ का मतलब होता है अब, और एगो का मतलब होता है पहले, ठीक है। तो ये भी आपके समय को ही तो बता रहे हैं, पहले, अब, समय तो है, टाइम ही तो है, ठीक है। मैनर्स, मैनर किसी चीज को करने का जो तरीका होता है, जो मैनर होता है, तो कोई काम कैसे किया गया है उसके मैनर को बताने के लिए, तरीके को बताने के लिए, ठीक है। भाई कोई काम बहुत ब्राइटली किया गया,
कोई काम बहुत ब्यूटीफुली करा गया, स्मार्टली करा गया, फास्ट करा गया, क्लियर करा गया। तो ये जितने भी शब्द हैं ये क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब की एक खासियत और बताता हूं, इसमें ज्यादातर शब्दों में लास्ट में एल वाई आपको देखने को मिलेगा। क्या, एल वाई ज्यादातर देखना, जैसे ब्राइटली, ब्यूटीफुली, स्मार्टली, फास्ट तो लिख दिया, फास्टली भी हो सकता है कई बार, और क्लियरली, तो एल वाई आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। एक और देखो, फ्रीक्वेंसी को बताने वाले शब्द। ये फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई काम कितनी बार किया गया है, आपने ये वीडियो कितनी बार देखी है ना, आपने उसको कितनी बार कॉल किया है। तो फ्रीक्वेंसी को बताने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी आपके एडवर्ब ही होते हैं। जैसे कि ऑलवेज, हमेशा, ये काम ये हमेशा करता है। नेवर, ये कभी नहीं करता। रेयरली का मतलब होता है कभी कभी करता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को बता रहे हैं। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही कभी करता है, ठीक है। इसी तरह से आपका ऑफन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑफन हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो एक बार इसको देख लो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए भाई, वेरी गुड वेरी गुड, और क्लियर। चलिए ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। आगे देखें, डिग्री। डिग्री कौन सी है भाई, कॉलेज की डिग्री है, स्कूल की डिग्री है, बताओ कौन सी डिग्री है, हैं? कल की क्लास ज्वाइन की थी यूट्यूब पे, नहीं की होगी मुझे पता है, वहां पे मैंने डिग्री के बारे में पढ़ाया था अच्छे से, है ना। डिग्री के बारे में पढ़ाया था, मैंने बोला था आपको कि क्लास ज्वाइन कर लेना, लेकिन आपने नहीं की। ये डिग्री क्या है, ये जो हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं ना, एडजेक्टिव पढ़ते हैं, एडजेक्टिव में डिग्री होती है। एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है, ऐसी डिग्री होती है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ी होंगी तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ा दूंगा आपको। तो किसी एडवर्ब या एडजेक्टिव को एम्फेसाइज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डिग्री का। अब यहाँ पे ये जो डिग्री है ना, ये एडवर्ब में डिग्री जो है, एडजेक्टिव की डिग्री अलग है, एडवर्ब की अलग है। अब ये एडवर्ब में क्या बता रही है कि जो काम है उस पे एम्फेसाइज करना है। अब बच्चे बोलेंगे सर ये एम्फेसाइज क्या होता है, एम्फेसाइज ये तो नहीं आया समझ में। एम्फेसाइज का मतलब होता है आप उस पे कितना जोर दे रहे हैं एक तरह से, ठीक है। अब देखो शब्दों से समझ में आएगा। देखो जैसे कि एज लिखा हुआ है, अब ये एज जैसे कुछ समझ में नहीं आया, आगे बढ़ते जाएंगे समझ में आता जाएगा। सो आ गया, सो का मतलब क्या होता है बताओ। वेरी हो गया, अभी वेरी हमने पढ़ा था। टू हो गया, इनफ हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। यानी कि जैसे एम्फेसाइज का मतलब है किसी काम को और ज्यादा अच्छे से बताना, एक तरह से आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा था वो सुंदर है, तो आपने बोला था कितनी सुंदर है, तो ये जो वेरी आया था ना, ये यहीं से आया था। तो एक चीज को और ज्यादा अच्छे से बताना, और ज्यादा एम्फेसाइज करके बताना, बस यही है इसका, ठीक है। अब एम्फेसाइज की हिंदी तो मुझे भी नहीं पता है भाई इतना, बाकी इसका जो मीनिंग है, जो कॉन्सेप्ट है, वो मैंने आपको बता दिया है। जरूर नहीं हर चीज की हिंदी बताई जाए, पेपर में हिंदी थोड़ी आएगी। किसी चीज का कंक्लूजन बताने के लिए, ठीक है, कंक्लूजन बताने के लिए। तो परिणाम, कंक्लूजन मतलब परिणाम, परिणाम जब आप बताते हैं किसी चीज का, तो वहां पे वो जो शब्द होते हैं ना, उन शब्दों को बोलते हैं एडवर्ब। जैसे हेंस हो गया, बहुत बार देखा होगा, दैट्स हो गया, दैट्स व्हाई, ठीक है, दस हो गया, देयरफॉर हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके एडवर्ब ही हैं। क्या है, सबके सब एडवर्ब हैं। अब चलो मैं आपको छोटी सी प्रैक्टिस कराता हूं, मैं कुछ सेंटेंसेस लेके आया हूं आपके लिए एडवर्ब के लिए, ठीक है। अब मुझे पहचान करके बतानी है कौन सा शब्द एडवर्ब है, कौन सा नहीं है, ठीक है। जितना पढ़ाया है उतने में से ये एक भी फालतू का शब्द आपको यहां पे नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। हाँ, सरिता ने शायद ज्वाइन की थी क्लास, है ना। चलो, रजत बोल रहा है सर कहां कहां की क्लास लें। भाई कहीं की मत लो, कोर्स ले रखा है तो कोर्स की ले लो, बस वही बहुत है आपके लिए है अभी। चलो देखो, हर टीचर को ऐसा लगता है कि बच्चे मेरी क्लास में ज्यादा जुड़े, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मुझे भी पता है कि बच्चों के पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उसको हिंदी भी पढ़नी है, उसको मैथ भी पढ़नी है, उसको इंग्लिश भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, हरियाणा जीके भी पढ़नी है ना, कंप्यूटर भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़नी है, ग्रुप डी में साइंस भी आएगी ना 15 नंबर की, तो बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं, ठीक है। तो एक फिक्स टाइम कर लो, उसी पे उस चीज को पढ़ा करो। बाकी फ्री टाइम में रील स्क्रॉल करने की बजाय किसी क्लास को ज्वाइन कर लिया करो यूट्यूब पे जाके, ठीक है। चलो देखो, देखते हैं कौन सी चीज क्या है, पूरा पूरा पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है, शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। इज क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वेरी क्या है, अभी देखा था, वेरी क्या है, एडवर्ब है, वेरी क्या है, एडवर्ब। और स्मार्ट क्या है, हमारा एडजेक्टिव है,
ये स्मार्ट कौन है? ये लड़का ही तो है स्मार्ट, ठीक है, तो इसलिए एडजेक्टिव है। आगे देखो, ही वॉज टू ऑनेस्ट, तो ही इनको बाद में बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ऑनेस्ट क्या है? ईमानदार है, वो व्यक्ति ईमानदार है तो उसकी विशेषता है, और ये उसकी विशेषता है तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और कितना ईमानदार है भैया? बहुत ईमानदार है। टू का मतलब होता है बहुत, एक तरह से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एडवर्ब हो जाएगा। ही कैन कहा, क्या लिख दिया भाई? ही केम होगा ये, ठीक है। चलो, ही केम यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या है? टाइम को बताने वाला शब्द है, इसलिए क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। आगे देखो, टुमारो पहले आ गया तो ये क्या है? एडवर्ब है। अब एक चीज देख रहे हैं, ये जो एडजेक्टिव था ये नाउन के पास ही आ रहा था ज्यादातर, नाउन के पास ही आ रहा था ना एडजेक्टिव जो है ज्यादातर, लेकिन ये जो एडवर्ब है ये कभी पीछे लग रहा है कभी आगे लग रहा है, यानी कि ये पूरे सेंटेंस में कहीं भी घूम सकता है। इसकी पोजीशंस होती हैं, जब एडवर्ब पढ़ाऊंगा वहां पे आपको पोजीशन बताऊंगा कि कहां पे क्या आएगा। इसकी पोजीशन को लेके भी कई बार जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। टुमारो आई विल अटेंड अ पार्टी, इसमें कहीं भी क्या नहीं है, इसमें मुझे कहीं भी कोई भी एडवर्ब नहीं दिखा आगे, बस यही है एक, ठीक है। ही फॉट का मतलब होता है फाइट की सेकंड फॉर्म, ही फॉट ब्रेवली, देखो एलवाई लग गया ना इसमें पीछे, इससे भी आप पहचान सकते हैं इन शब्दों में एडवर्ब में एलवाई होता है, तो ये कौन सा है? एडवर्ब। हिंदी क्या है? ही फॉट ब्रेवली, यानी कि वो बहुत बहादुरी से लड़ा। ब्रेवली, स्मार्टली, ब्यूटीफुली, अभी पीछे पड़ा था ना, देखो दिखाता हूं, कहां गया? ढूंढो भाई कहां पे गया? ब्रेवली, ये रहा, मैनर्स बताने के लिए। ब्यूटीफुली हो गया, स्मार्टली हो गया, फास्ट, क्लियरली, ब्राइटली, ये सब क्या है? ये सब आपके एडवर्ब ही हैं, ठीक है। एक और देखो, आई डिड द वर्क स्मार्टली, ये फिर से स्मार्टली आ गया, तो ये क्या है? यहाँ पे एडवर्ब है। ये क्या है? डिड, बताओ, डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। चलो, ही ऑलवेज हेल्प्स अस, ऑलवेज क्या है? अभी हमने देखा था ऑलवेज क्या है? किसी फ्रीक्वेंसी को बताने वाला शब्द, कोई काम कितनी बार करता है, कितनी बार क्या है, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, उसने हमेशा क्या है, जिसमें आपने रियरली, हार्डली ये शब्द पढ़े थे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। हेल्प्स अस, हेल्प क्या है? यहाँ पे वर्ब है और अस यहाँ का ऑब्जेक्ट एक तरह से, ठीक है, ही सब्जेक्ट है। आई यूजुअली अक्सर, ये भी एक तरह से फ्रीक्वेंसी को ही बता रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एडवर्ब हो जाएगा। कम ऑन टाइम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन टाइम, अब ये नहीं है टाइम लिख दो तो टाइम आपका एडवर्ब हो जाएगा, ये टाइम वाला शब्द बस वैसे ही है, ठीक है। और ये ऑन का क्या है? एक तरह से देखो, ये जो प्रीपोजिशन होते हैं ना, जैसे ऑन हो गया, इन हो गया, एट हो गया, इनके तुरंत बाद जो शब्द होते हैं ना, आप इनको इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। अभी जैसे हमने पढ़ा था इन दिल्ली, अभी पढ़ा था ना पीछे इन दिल्ली, तो दिल्ली देखो इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट छूट गए। दिल्ली को अकेले देखेंगे तो नाउन है, इनको अकेले देखेंगे तो, अरे क्या लिख दिया मैंने, प्रीपोजिशन है, ठीक है, प्रीपोजिशन है, अकेले देखेंगे। इन दोनों को एक साथ देखोगे तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। और अगर इस इनके कॉन्सेप्ट में हम दिल्ली को देखेंगे तो इन क्या है? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद उसका क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, तो ये इनका ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो दो ही शब्दों में तीन चार कॉन्सेप्ट आपके छुपे हुए हैं। अब धीरे धीरे इतने ही महारथी बन जाओगे, जैसे मैं इनको अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं ना, आप भी धीरे धीरे करोगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखते जाओ और क्लास में लगातार जुड़ते रहो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आई डोंट हैव ए कार, दस आई हैव टू टेक अ टैक्सी। हिंदी क्या है इसकी? भाई मेरे पास कार नहीं है, इसलिए मुझे क्या है? मुझे टैक्सी करनी है, मुझे टैक्सी लेनी है, ठीक है। चलो, तो एक बच्चे ने कमेंट में कर भी दिया कि सर ये जो 10 लिखा हुआ है ना, ये ही हमारा क्या है? यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, तो बच्चों ने जवाब भी दे दिए हैं, वेरी गुड सरिता। प्रीपोजिशन के बाद प्रीपो के ऑब्जेक्ट आते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो बच्चे धीरे धीरे होशियार होते जा रहे हैं ना, होशियार होते जा रहे हो ना धीरे धीरे। बस धीरे धीरे क्लास, सभी क्लासेस को ज्वाइन करना, आप जो भी हमारी क्लासेस लगती हैं और ज्यादा होशियार हो जाओगे, ठीक है। तो अब तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं उनमें मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है थोड़ा सा देखो। हमने देखा है सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब के बारे में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने पढ़ा है वर्ब के बारे में, इसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है, ये भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था नाउन क्या होती है, ये भी ठीक है आपका। फिर हमने पढ़ा था प्रोनाउन की डेफिनेशन और प्रोनाउन को कैसे पहचानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर कल की क्लास में हमने एडजेक्टिव को देखा था, ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। आज की क्लास में अब तक हमने एडवर्ब को देख लिया है कि एडवर्ब कैसे कैसे शब्द होते हैं, ठीक है। अब मुझे बता दो, इनमें से एक भी ऐसी चीज है जो आपको क्लियर ना हुई हो?
अगर अभी भी कोई डाउट है तो मुझे अभी बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे के जो टॉपिक है वो धीरे धीरे अब लेवल अप होता चला जाएगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी है पूरे बैच में बेसिक ही थोड़ी पढ़ाते रहेंगे भाई, सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई यहां तक? बताओ जल्दी से, इनमें से जो टॉपिक मैंने आपको अब तक पढ़ा दिए हैं कोई इश्यू तो नहीं है ना किसी को? ठीक है, चलिए ऑल क्लियर, वेरी गुड, सबको क्लियर है भैया। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अब एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक्टिव पैसिव वॉइस का। देखो दो सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं। एक सेंटेंस मैंने लिखा ही हैज बिन सेंट, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने लिखा ही हैज गॉन, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने लिखा ही हैज बिन सेंट बाय राहुल, ही हैज बिन सेंट बाय राहुल, क्योंकि आगे जब हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये फिर परेशान करेंगे। देखो अभी अब तक हमने क्या पढ़ा था? हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था कि ये जो ही होता है, ये आगे जो लगा हुआ है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन मैंने पीछे एक छोटा सा आपको इंट्रो दिया था, ऑब्जेक्ट जब पढ़ाया था पैसिव एक्टिव वॉइस के बारे में, छोटा सा मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था। कितने बच्चों को वो इंट्रोडक्शन याद है? बताओ मुझे जल्दी से। दिया था ना छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैंने ये बोला था कि जिस पे काम किया जाता है, जिस पे काम का असर पड़ता है, वो ही जो है आपका ऑब्जेक्ट होता है। यहां पे लिखा हुआ है ही हैज बिन सेंट, तो यहां पे ये आप क्या सोचते हैं? आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो है यहां पे ये जो ही लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट है, ये सोच रहे हैं ना आप। देखो आपको ना पैसिव एक्टिव वॉइस में तीन शब्दों पे फोकस करना है। आपको जब ये तीन शब्द दिखे तो वहां पे सतर्क हो जाओ। वहां पे क्या हो जाओ? सतर्क हो जाओ। कौन कौन से शब्द हैं? सबसे पहला शब्द है बी, उसके बाद है बिन और उसके बाद है बीइंग। क्या है? बीइंग। ये तीन जो वर्ड यहां पे लिखे हुए हैं, ये तीन वर्ड हैं जो पैसिव वॉइस में सेंटेंस को लेकर जाते हैं। एक सेंटेंस और लिखता हूं यहां पे। मैंने बोला ही वाज बीइंग सेंट बाय राहुल, ठीक है। ही वाज बीइंग सेंट बाय राहुल। अब यहां पे देखो तीनों चीजें, एक और लिखते हैं, मॉडल और लिख देते हैं। हम लिखेंगे ही कैन बी सेंट बाय राहुल, ठीक है। एक और मैंने लिख दिया एक सेंटेंस। अब सारी चीजें भी 1 मिनट में समझ में आ जाएंगी। हाँ देखो, पहले जब आपको आपके सेंटेंस में बी, बिन और बीइंग ये तीन वर्ड दिखाई देते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि वो जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस भी हो सकता है। और जो आप आगे ये देखते हैं ये सब्जेक्ट नहीं, फिर ये ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। अब देखो कैसे पहचान कैसे होती है। या तो ये तीन वर्ड आपको दिखने चाहिए, और ये तीन वर्ड से ही नहीं, इन तीन वर्ड्स के बाद आपको वर्ब की तीसरी फॉर्म भी देखने को मिलेगी सेंटेंस में। क्या देखने को मिलेगी? वर्ब की तीसरी फॉर्म भी देखने को मिलेगी। नमस्ते भैया नीता, ठीक है। क्या मिलेगी? वर्ब की तीसरी फॉर्म भी आपको देखने को मिलेगी। अब देखो यहां पे देखते हैं, जैसे हैज है, हैज के बाद हमें बिन देखने को मिल गया और उसके बाद हमें तीसरी फॉर्म भी देखने को मिल गई। सेंड की तीसरी फॉर्म होती है सेंट। यहां पे हैज दिखा है, गॉन दिखा है, लेकिन यहां पे बिन तो नहीं है, बिन तो यहां पे था। इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का नहीं है। यहां पे हम इस ही को आगे सब्जेक्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सब्जेक्ट कह सकते हैं। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है, ये नॉर्मल सेंटेंस है। यहां पे बिन हमें दिखाई दिया, थर्ड फॉर्म भी दिखाई दी, तो ये सेंटेंस में जो आगे लगा हुआ है ना, ये सब्जेक्ट नहीं, इस बार क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। और देखो ही हैज बिन सेंट बाय राहुल, तो यहां पे हैज के बाद बिन मुझे दिख रहा है, बिन के बाद मुझे वर्ब की तीसरी फॉर्म भी दिख रही है ना, तीसरी फॉर्म। तो ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में है। दूसरी बात, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, इनमें एक चीज का फर्क और है कि यहां पे मैंने बाय लगा के पीछे एक चीज और लिख रखी है जिसका नाम है राहुल, और यहां पे मैंने ये चीज नहीं लिख रखी थी। तो पैसिव वॉइस में ऐसे भी आप पहचान सकते हो। उसमें आपको देखो ये ऑप्शनल होता है। वैसे ये जो पीछे वाला होता है ना, पीछे वाला जो बाय मैंने लगा रखा है ना, ये देखो तीनों में सेम है, ये ऑप्शनल होता है। ये सेंटेंस में देखने को मिल भी सकता है और नहीं। सर इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कहां है इस सेंटेंस में? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा ही नहीं गया है, क्योंकि जब भी सब्जेक्ट को लिखेंगे तो लास्ट में बाय लगा के लिखेंगे। क्या लगा के लिखेंगे? बाय, जैसा कि इनमें लिखा हुआ है। तो इनमें तीनों में सब्जेक्ट है लेकिन पीछे है, आगे इन तीनों में क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। देखो यहां पे भी बिन है, यहां पे बीइंग है। देखो वाजवर के साथ वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी तो लगती है, इतना तो आपको पता है, लेकिन आगे देखो वर्ब की तीसरी फॉर्म भी तो है, यानी कि बिन के साथ तीसरी फॉर्म भी हमें मिल गई।
बिन के साथ आगे ही तीसरी फॉर्म भी मिल गई सेंटेंस पैसिव वॉइस में, बस इतना भी याद कर लो। एक्टिव पैसिव जब पढ़ाऊंगा ना पूरा डिटेल में सारी चीज आपको समझाऊंगा कि ये कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। कैन, कैन के साथ भी बहुत पढ़ा है, शुड के साथ भी पढ़ा है, लेकिन उसके बाद तीसरी फॉर्म अगर दिख रही है, बी के बाद तीसरी फॉर्म अगर दिख रही है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। इसमें भी ये ही क्या है, इसमें ही और इसमें ही, ये तीनों में जो ही है ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है, ही ऑब्जेक्ट है। तो थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा, तो आगे का जो ये है इसमें मैंने इसलिए बताया क्या कि आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो सके। अब देखो मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं। मैंने लिखा रेनू, ठीक है, रेनू वाज बीइंग, ठीक है, रेनू वाज बीइंग बीटन, बस इतना लिख दिया, ठीक है। एक मैंने लिखा शी will have, ठीक है, will have been sent, ठीक है, इतना लिख दिया। एक मैं लिखूंगा he will be, ठीक है, he will be asked a question, ठीक है। एक मैंने एक छोटा सा सेंटेंस ये लिख दिया, he will be asked a question। एक को लिखता हूं मैं यहां पे, एक मैं लिख देता हूं प्रेजेंट में भी लिख दिया, पास्ट में भी लिख दिया, पास्ट में नहीं लिखा, पास्ट में लिख देते एक सेंटेंस। मैंने लिखा टीवी, चलो पास्ट में लिखते हैं इसको, टीवी हैड बिन वॉच्ड, बस ये लिख दिया मैंने, ठीक है। एक बी कॉल लिख देते हैं। मैंने लिखा इट वुड बी, ठीक है, इट वुड बी गिवन, इतना ही लिख देते हैं बस, ठीक है। चलो देखो, अब ये जो सेंटेंसेस हैं, अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी सब्जेक्ट में कैसे शब्द मिलेंगे, या तो किसी का नाम देखने को मिलेगा या ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये देखने को मिलेंगे, लेकिन वो होगा नॉर्मल सेंटेंस, वो एक्टिव पैसिव वॉइस वाला नहीं होगा। लेकिन हमें एक्टिव पैसिव वॉइस की पता कैसी पड़ेगी, हमें तीन शब्दों को ढूंढना है सेंटेंस में, बी, बिन और बीइंग, इन तीन शब्दों को ढूंढना है और ये देखना है कहीं इनके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म तो नहीं लगी हुई है। बस देखो, अगर सेंटेंस में तीनों आते हैं लेकिन वर्ब की फॉर्म नहीं है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं होगा। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला यह है कि उसमें तीसरी फॉर्म मिलेगी ही मिलेगी। अगर बी, बिन, बिंग इनमें से कोई भी सेंटेंस में मिल गया लेकिन तीसरी फॉर्म नहीं है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो यहां पे वाज के साथ हमें बीइंग तो मिल गया, और बीटन का मतलब होता है पीटना, बीट की थर्ड फॉर्म है पीटने की, बीट की थर्ड फॉर्म है बीटन। तो यानी कि हमें यहां पे क्या मिल गया, बीइंग भी मिल गया और थर्ड फॉर्म भी मिल गई। सेंटेंस क्या है, पैसिव में। अब ये रीना आगे क्या है, अब ये रीना आगे ऑब्जेक्ट है, अब इस पर काम किया जा रहा है। सेंटेंस क्या होगा, रीना नहीं रेनू, रेनू वाज बीइंग बीटन, यानी कि इसको पीटा जा रहा था, इसको पीटा जा रहा था। ये खुद कोई काम नहीं कर रही है बल्कि इस पे पीटने का काम किया जा रहा है, तो यहां पे हमारी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे देखो, और सेंटेंस किसका हो जाएगा, पैसिव वॉइस का हो जाएगा। शी विल हैव बीन सेंट, देखो हमें क्या मिला, बिन देखने को मिला, बिन, और बिन के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म देखने को मिली है, तो ये सेंटेंस भी किसका है, पैसिव वॉइस का है। अब यहां पे सी हमारा सब्जेक्ट नहीं, अब सी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर ये नॉर्मल सेंटेंस में इसको नॉर्मल में लिखूं तो कैसे बनेगा, शी विल हैव, अब यहां पे सेंट नहीं आ सकता क्योंकि सेंट जो है ये तभी आएगा, ये जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ऐसी वर्ब्स होती हैं जो आपकी ऑब्जेक्ट को लेती हैं, इसकी जगह मुझे कुछ और लिखना पड़ेगा, शी विल हैव वॉच्ड, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे बिन कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, आगे वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड है, लेकिन बिन कहीं पे भी नहीं है, तो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस अब पैसिव वॉइस में नहीं है, अब ये एक्टिव वॉइस का है, और अब यहां पे सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब सी हमारा क्या है, यहां पे सब्जेक्ट है। क्लियर है भाई सभी को यहां तक, वेरी गुड दिव्या, जिस पर काम का इफेक्ट पड़े, वेरी गुड। चलिए सबको क्लियर है ना यहां तक, चलिए। ही विल बी आस्क्ड अ क्वेश्चन, चलो इसमें देखते हैं क्या होता है। देखो यहां पे विल के साथ हमने क्या लिख रखा है, बी लिख रखा है, और बी के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म। आस्क का मतलब होता है पूछना, तो पूछने की थर्ड फॉर्म यहां पे हमने लिख रखी है V3। ही विल बी आस्क्ड अ क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है, ये खुद कोई काम नहीं कर रहा है बल्कि इस पे क्वेश्चन पूछने का काम किया जा रहा है। तो ये कौन है, ये सब्जेक्ट नहीं है, अब ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आगे देखो, टीवी हैड बीन वॉच्ड, तो यहां पे हैड आ गया और हैड के बाद बिन भी आ गया, लेकिन बिन के बाद हमें क्या मिल गई, थर्ड फॉर्म मिल गई। क्या मिल गई, थर्ड फॉर्म मिल गई। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस में आगे टीवी क्या है, किसी वस्तु का नाम है, और नाम तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आ सकता है।
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन। अब प्रोनाउन तो ये है नहीं, क्योंकि प्रोनाउन तो ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे होता है, उसमें से तो कुछ नहीं है। ये फिर नाउन है, ये किसी वस्तु का नाम है। तो ये क्या हो जाएगा, टीवी को देखा जा चुका था, टीवी को देखा गया था, ऐसे इसकी हिंदी बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इट वुड बी गिवन, अब देखो वुड क्या है, मॉडल वर्ब, उसके बाद हमें क्या मिला देखने को, बी, और गिव की थर्ड फॉर्म मिली गिवन। गिव की थर्ड फॉर्म आती है ना, गिव, गिव, गिवन है ना। तो ये क्या है, इट में इट क्या है, ये सब्जेक्ट है क्या, नहीं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। तो दोनों तरह से मैंने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बता दिया है। ठीक है, पैसिव वॉइस में भी आप पहचान लोगे अब, और आप एक्टिव वॉइस में भी पहचान लोगे। वेरी गुड, चलिए चलिए चलिए, क्लियर है भाई सभी को, एकदम क्लियर है ना। एक बार मुझे सच सच बताओ कमेंट करके, सच सच बताना। जिस तरह से मैंने इंग्लिश को आपको पढ़ाया है बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं, जितना हो सकता है उतना उसको इजी बनाने की कोशिश भी कर रहा हूं। क्या इतने हल्के वे में आपने कभी कहीं सीखी इंग्लिश, बताओ एक बार मुझे। देखो मेरा समझाने का तरीका ये है कि बिल्कुल मैं जो है जो भी मैं पढ़ाता हूं ना, जो भी टॉपिक, उसकी बिल्कुल गहराई में जो है बच्चे को लेके जाता हूं, बिल्कुल भीतर तक। ठीक है, और इस भाषा में कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं एक ही बार में। सूरज पलवल, अच्छा ठीक है, क्लियर है। चलो, तो सब एक्टिव पैसिव वॉइस समझ में आ गया। अब आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूं मैं, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा ये है क्या चीज। यहां पे मैंने लिख दिया एक्टिव, यहां पे मैंने लिख दिया पैसिव, और इसके साथ एक शब्द और आपको देखने को मिलता है वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, है ना। देखो क्या होता है ये एक्टिव पैसिव वॉइस का ये पूरा ही होता है जो मैंने बताया है, नहीं, ये होता क्या है, देखो इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूं। ये जो एक्टिव है ये क्या है, ये जो एक्टिव है इसको बोलते हैं टेंस। पैसिव क्या है, ये होता तो टेंस ही है, ये पूरा ही टेंस होता है वैसे तो, लेकिन यहां पे जो नॉर्मल आप टेंसेस पढ़ते हैं ना, जिसमें आपका सब्जेक्ट आगे होता है, इसमें क्या होता है, आपका सब्जेक्ट जो है वो आगे ही होता है, वो होता है एक्टिव। और पैसिव में आगे क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव में आगे क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हमारा होता है आगे पैसिव में। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये जो फॉर्मूला है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो, फिर वर्ब लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो। ये जो फॉर्मूला है ये एक्टिव का फॉर्मूला है। और जो अभी हम देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, वर्ब आ रही है ना, और बाद में अगर सब्जेक्ट लगाना चाहें तो सब्जेक्ट भी आ रहा है, ऑप्शनल है लेकिन ये बाय लगा के जो सब्जेक्ट है। तो यहां पे ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है आपके पैसिव का। समझ में आ गया। तो हम क्या करते हैं, इससे इसमें ट्रांसलेट करने को बोलते हैं। जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना वो ऐसे ही आते हैं, भाई इससे इसमें ट्रांसलेट कर दो या इससे उल्टा इसमें ट्रांसलेट कर दो, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वैसे ना मैंने जहां तक देखा है ना, ज्यादातर जो हरियाणा का पेपर होता है ना, मैंने बहुत पेपर देखे हैं पीछे के, ठीक है, उनमें क्या होता है, ज्यादातर मैंने देखा है आपको एक एक्टिव पैसिव वॉइस जरूर देखने को मिलेगा, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। और बाकी का जो क्वेश्चन होता है एक दो, वो आपके बाकी के जो आपके कॉन्सेप्ट बच जाते हैं उनमें से देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अब तो ये PQRS भी आने लगे हैं, पैसिव भी आने लगा है, सारी चीज आने लगी हैं। ठीक है, चलो तो क्लियर है भाई यहां तक सभी को। चलिए चलिए चलिए, क्लियर है सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा प्रीपोजिशन के बारे में भी आपको बताना है, प्रीपोजिशन के बारे में भी। ठीक है, फिर मेरे हिसाब से हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे, और कल की क्लास बचेगी एक जिसमें हम बेसिक पढ़ेंगे, बस कल और बेसिक पढ़ना है, और उसके बाद बिल्कुल आपको दिल थाम के बैठना है और आपको सारी चीजें समझ में आएंगी आगे की जो भी है, क्योंकि आप बेसिक को मजबूत कर चुके हैं अपना। ठीक है, चलो अब प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ा सा हमें सीखना है। प्रीपोजिशन क्या है प्रीपोजिशन, बता सकता है कोई मुझे। देखो अभी हमने इतना तो सीख ही लिया है कि जो हमारा प्रीपोजिशन है, जैसे हमने टू को ले लिया मान लो, ठीक है, या फिर यहां पे इसको टू को हटा के प्रीपोजिशन ही लिख देते हैं। इतना तो हमने सीख लिया है कि जो हमारा प्रीपोजिशन है, जो भी हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है, प्रीपोजिशन जो है इसके तुरंत बाद इसका ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तुरंत हमें देखने को मिलता है। और अभी हमने सीखा है ताजा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ दो ही चीजों का बना होता है, या तो ये नाउन का बनेगा या ये प्रोनाउन का बनेगा, दो ही चीजों का बनेगा। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन आ किसके लिए रहे हैं फिर, तो आपसे कोई बोलने लगे प्रीपोजिशन किसके लिए आता है, प्रीपोजिशन आता है या तो नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए। अब ये आके करेगा क्या, ये क्या करेगा, कोई नाचेगा क्या आके सेंटेंस में, नहीं, ये करता क्या है, ये क्या करता है, ये जिसके साथ आता है ना, जैसे नाउन या प्रोनाउन के साथ आया, क्योंकि इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन का होता है,
तो प्रीपोजिशन जिस ऑब्जेक्ट या आप ये बोल सकते हैं जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है, ये क्या करता है, इस नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी शब्दों से जोड़ने का काम करता है, उनके साथ मिला के एक अर्थ निकालने का काम करता है। देखो कैसे, जैसे हमने बोला, 2-3 सेंटेंस लिखूंगा। मैंने बोला ही वाज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट। ठीक है, मैंने बोला ही वाज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट। तो यहां पे आगे का सब छोड़ो, ये टूवर्ड्स क्या है, ये प्रीपोजिशन है। टूवर्ड्स का हिंदी में मतलब होता है किसी चीज की ओर, किसी चीज की तरफ। जैसे बोलते हैं ना, मैं बाजार की तरफ जा रहा हूं, इसके हिंदी है मैं बाजार की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो ये जो टूवर्ड्स है ना, ये प्रीपोजिशन है। ये क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद इसका ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये क्या है, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। किसका, पूरे सेंटेंस में दो ही चीजों का ऑब्जेक्ट होता है, या तो वर्ब का या प्रीपोजिशन का। तो वर्ब का तो ऑब्जेक्ट है नहीं, ये किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये हमें कैसे पता चलेगा ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, मैंने आपको पहली ही वीडियो में बताया था। जो वेन नहीं, क्या लिख दिया मैंने, हट जावे जल्दी से। जो शब्द वट और हुम का जवाब देगा, वट का मतलब होता है क्या और हुम का मतलब होता है किसको, अगर इनका जवाब किसी शब्द के रूप में आ रहा है तो वही शब्द आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे जाने का मतलब होता है, गो का मतलब होता है जाना, तो हम बोलेंगे क्या जा रहा है, कोई जवाब आया सेंटेंस में, नहीं आया। किसको जा रहा है, जवाब नहीं आया, तो यानी कि वर्ब का ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। हाँ, इतना तो जवाब आ जाएगा, कहां जा रहा है, मार्केट। कहां का तो जवाब ही नहीं चाहिए हमें, इसलिए वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये किसका है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, मार्केट यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये क्या किया इसने, इस मार्केट को, इस प्रीपोजिशन ने क्या किया, इस मार्केट को सेंटेंस के बाकी शब्दों से कनेक्ट कर दिया कि भाई ये जो व्यक्ति है ना, ये कोई व्यक्ति है जिसका नाम राहुल था, उसकी जगह हमने लिख दिया ही। तो ये जो व्यक्ति है ये कहां जा रहा है, इसको हमने किससे कनेक्ट किया है, प्रीपोजिशन से। भाई हमें कैसे पता चलेगा ये बाजार की तरफ जा रहा है, या बाजार की तरफ से हमारी तरफ आ रहा है, या किसी दूसरी दिशा में जा रहा है, किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, कौन से शब्द से पता चलेगा, प्रीपोजिशन से। तो ये प्रीपोजिशन ही कनेक्ट कर रहा है बाकी के शब्दों को, जो हमारी नाउन या प्रोनाउन इसके साथ इस्तेमाल हो रही है उससे। एक और देखो, बहुत फेमस एग्जांपल, नर्सरी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं इस एग्जांपल को। ही इज गोइंग टू स्कूल, नर्सरी क्लास के पढ़ते हैं ना भाई, इसको पहली क्लास में है। देखो ही इज गोइंग टू स्कूल, तो यहां पे टू क्या है हमारा, टू हमारा प्रीपोजिशन है, और इसके बाद ये जो आया है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। आपने एक बात ध्यान रखना, कुछ ऐसे शब्द है जिनको ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे गो है ना, गो का ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, कहीं भी ढूंढ लेना सेंटेंस में मिलेगा ही नहीं, आपको ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। जैसे ऊपर नहीं था गो का, ऐसे यहां भी नहीं मिलेगा, तो गो का ऑब्जेक्ट नहीं है, टू का है। अब ये टू का ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो यानी कि ये जो स्कूल है ना, इस स्कूल को सेंटेंस के बाकी शब्दों से कनेक्ट करने का काम किसने किया है, टू ने किया है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो कहां जा रहा है, कैसे पता चला, हमें इससे पता चला कि ये स्कूल जा रहा है। ठीक है, चलिए क्लियर है भैया। प्रीपोजिशन सेंटेंस का मीनिंग निकालता है, प्रीपोजिशन इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, डायरेक्ट में था। हाँ भाई दिव्या, इट एंड ऑन ये सब क्या है, आपके प्रीपोजिशन ही है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बारे में इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे शब्द हैं प्रीपोजिशन में, याद करते करते भी थक जाओगे, लेकिन उनको पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएंगे और जो सेंटेंस में ज्यादातर देखने को मिलेंगे। प्रीपोजिशन का जब टॉपिक करेंगे तो अच्छे से आप इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है, यहां तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आई हो। ठीक है भाई, चलो अब मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको टेंस आते हैं, टेंस कितने बच्चों को आते हैं, टेंस कितने बच्चों को आते हैं बताओ, टेंस जो है वो कितने बच्चों को आते हैं, क्योंकि बेसिक खत्म होने के तुरंत बाद हम टेंस को पढ़ेंगे। बेसिक खत्म होने के बाद सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टेंस रहेगा, लेकिन टेंस से भी आध घंटा पहले हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंसेस को। अब पहले मुझे बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको टेंसेस आते हैं, जिन्होंने टेंस को कहीं ना कहीं से सीखा है, बताओ टेंस कितने बच्चों को आते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टेंस को कहीं ना कहीं से सीखा है। टेंस का मतलब होता है काल, वो वाला काल नहीं है, ये दूसरा काल है, काल यानी समय। टेंस का मतलब होता है काल, काल यानी समय, समय के बारे में जो बात करता है। ठीक है, बताओ भाई, सर मुझे आते हैं लेकिन अब भूल गया। भाई भूल गए तो आते क्या है, कहां से आ गए फिर। सर ही क्या है, सर इसमें सब्जेक्ट है ना। हाँ भाई ही सब्जेक्ट है, कहां पे लिखा है मैंने सेंटेंस देख तो लो एक बार, कौन सा पूछ रहे हैं आप। भाई ये ही सब्जेक्ट है, आपको पता नहीं है क्या, पहली क्लास नहीं देखी क्या आपने, 2 दिन से मैं यही पढ़ा रहा हूं कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हर क्लास में डिस्कस हो रहा है एक या 2 बार।
ये सब्जेक्ट ही तो है। कैसे है सब्जेक्ट? कहीं भी सेंटेंस में बी दिखाई दे, बी, ये 3 शब्द देखो, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप 100% श्योर हो जाओ बिल्कुल। अगर आपको सेंटेंस में बी नहीं देखने को मिला, बिन नहीं मिला, बीइंग नहीं मिला और लास्ट में तीसरी फॉर्म देखने को नहीं मिली, तो समझ जाओ सेंटेंस में वो सब्जेक्ट ही है। आ गया? डाउट क्लियर हो गया? ये 3 शब्द हैं, तब आपको कंफ्यूजन पैदा होनी चाहिए। अरे ये तो कुछ है, मिला ही नहीं मुझे, इनमें से तो कुछ मिला ही नहीं मुझे। अरे कहां गया भाई, कहां गायब हो गया? ये रहा। तो इनमें से तो कुछ मिला ही नहीं, इनमें से तो कुछ सेंटेंस में लिखा ही नहीं मैंने, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो फिर? भाई सचिन आते हैं लेकिन भूल गया है। और कौन है? राहुल बोला है सर बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करना। भाई 0 लेवल से ही करेंगे बिल्कुल। देखो ना, सरवन बोल रहा है कि सर मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है टेंस से। आज के बाद टेंसेज से डर नहीं लगेगा, बल्कि गली जब पढ़ाऊंगा ना आपको टेंसेज को, कल की क्लास हो जाएगी बेसिक की, उसके बाद टेंसेज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है? जब आपको टेंसेज को पढ़ाऊंगा ना, आप गली मोहल्ले के बच्चों को भी बुलाओगे और उनको खुद समझा दोगे टेंस। ऐसा टेंस पढ़ाऊंगा आपको कोई अटका नहीं सकता टेंस में। बाकी की चीजों को भूल जाओगे लेकिन टेंस कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है? चलो, टेंस ही तो टेंशन देता है सर। भाई टेंस नहीं देगा कभी भी, टेंशन दिक्कत मत लो सर, आप पे भरोसा है। हाँ भाई टेंस करवाऊंगा, क्यों नहीं करवाऊंगा, टेंस तो करवाऊंगा। हाँ भाई इंग्लिश आ जाएगी आपको रोहित, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इंग्लिश आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है? तो टेंस में आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा और ऐसे समझाऊंगा कभी आप भूलोगे नहीं। मैं देखो ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा किताबी भाषा में, और ना मैं किसी मास्टर की तरह ऐसे पढ़ाऊंगा तातेती और रहा रही रहे, ऐसे कभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और ऐसा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा गली मोहल्ले में भी आप टेंस की डेफिनेशन सुनाते डोलोगे। अब देखते बताओगे ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये तो पास्ट का परफेक्ट है, ये तो फ्यूचर का इंडेफिनिट है, देखते बताओगे। देखते ही आपको कोई डेफिनेशन भी याद नहीं कराऊंगा इतनी, आप फिर भी देखते बताओगे कि ये सेंटेंस तो फलाना है भैया, ये सेंटेंस तो फलाने टेंस का है, ये सारी चीजें आपको बता दूंगा मैं। ठीक है? चलो, पिकॉक की सर व्हाट्सएप पे कोई डाउट ग्रुप बना लो सर। भाई पिकॉक की आवाज तो सुनाई देगी ना, पिकॉक तो यहीं पे डोल रहे हैं, हमारे घर के पास ही है। पिकॉक माने मोर, बचपन में पढ़ा होगा ना नर्सरी में, पिकॉक माने मोर होता है। ठीक है? चलो, टेलीग्राम भी दे दो सर या फिर नंबर। देखो अगर आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है ना, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। अगर आपको डाउट वगैरह कोई आता है ना, तो भाई टेलीग्राम, चलो मैं आपको कल की क्लास में देता हूं टेलीग्राम का लिंक भी दूंगा, नाम भी बताऊंगा, फोन नंबर भी आपको दे दूंगा, सारी चीजें। ठीक है? चलिए, तो अच्छा मेरे बारे कल बच्चे बोल रहे थे सर आपका नाम क्या है ना, तो मेरा नाम है चंद्रशेखर, इसलिए वहां पे चंद्र का बन जाता है सी और शेखर का बन जाता है एस, तो सी एस के नाम से ही मुझे जानते हैं। यूट्यूब पे भी बच्चे मुझे सी एस के नाम से ही जानते हैं। ठीक है? सी एस। चलिए भाई, गुरुग्राम में कहां से? गुरुग्राम से ही, और कहां से होंगे? ठीक है? चलो, तो कल की क्लास में जरूर जुड़ना है, और कल मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, सिंपल सेंटेंसेस, और आपको ये भी सिखाऊंगा। अभी तक हमने नॉर्मल सेंटेंसेस देखे हैं, कल की क्लास में मैं आपको बता देता हूं कल की क्लास में क्या करेंगे। अब तक जो हमने सीखे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस सीखे हैं, जिनको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। आगे से कल की क्लास में हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। ठीक है? और इन दोनों का मिक्सर, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, इन दोनों का मिक्सर भी हम जो है कल की क्लास में सीखेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो हमारा यही होगा। जब ये इसको हम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद कल की क्लास में हम कवर करने वाले हैं सिंपल सेंटेंसेस को। किसको? सिंपल सेंटेंसेस को। यहीं से जब आप इस चीज को सीख जाओगे, तो इससे अगला पड़ाव होगा हमारा डायरेक्ट टेंस, और फिर उससे अगली जो क्लास होगी नेक्स्ट, उसमें डायरेक्ट हम टेंस पे कूद जाएंगे। ठीक है? एक क्लास टेंस की बेसिक, और आगे फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे टेंस का जो भी एडवांस पोर्शन होगा उसको। ठीक है? चलो, तो पहले से तो ज्यादा समझ में आ रही है ना आपको क्लास? पहले जो भी आपने सीखा था, जहां से भी सीखा था, उससे ज्यादा भी तो समझ में आ रही होगी ना? ऐसा तो नहीं है कि पहले ज्यादा रहती अब नहीं आ रही। चलो ठीक है, पहले कभी नहीं सीखा तो पहले जहां भी आपने सीखा था उससे अच्छा ही समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में कोई भी बच्चा मिस ना हो जाए। अगर आप भी मिस हो गए तो पेपर में मिस हो जाएंगे आपके 10 नंबर, ये मुझसे लिख के ले लो। अगर आपने अब भी क्लासेस को मिस कर दिया तो पेपर में 10 नंबर भूल जाना कि आपके 10 नंबर आने हैं। ठीक है?
गोला भी गलत भर जाएगा आते आते भी, अगर क्लास को मिस करोगे तो। ठीक है, क्लास पूरी देखनी है आपको। चलिए ठीक है, सभी बच्चों को थैंक यू और मिलेंगे नई क्लास में।